The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों ने फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को समझा। उसके बाद आप लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ा और ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ते वक्त आप लोगों ने कम्यूटेटर और हर्मिटिसिटी के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। उसके बाद आप लोगों ने एवरेज वैल्यू को देखा और आपने वहां पर देखा किस तरीके से आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। साथ ही साथ उससे पहले आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को भी अच्छे से देख लिया था। इन सभी बेसिक्स को कवर करने के बाद आप लोगों ने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ा और अभी तक हम लोग 5 पोस्टुलेटों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। पोस्टुलेट को पढ़ने के बाद आप लोगों ने एक चार्ट को याद किया, जिस चार्ट के अंदर आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी मॉडल्स को आपने वहां पर देखा, चाहे आपका पार्टिकल इन बॉक्स हो, चाहे आपका रिजिड रोटर हो, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हो या फिर आपका हाइड्रोजन एटम हो। इन सभी मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने एक एक वेव फंक्शन को याद किया। उस वेव फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे उन वेरिएबल्स की लिमिट्स क्या रहेगी आपने उन लिमिट्स को समझा और साथ ही साथ हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग आपने वॉल्यूम एलिमेंट को भी वहां पर याद किया और हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने एनर्जी के एक्सप्रेशन को भी वहां पर याद किया। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन एटम को पढ़ रहे थे और हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग अभी तक हम लोग सारी एवरेज वैल्यूज को निकाल चुके हैं। हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ आर निकाल चुके हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर निकाल चुके हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर निकाल चुके हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर निकाल चुके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को पढ़ चुके, विरियल थ्योरम को पढ़ चुके। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर हम लोग हर एक चीज को कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए हैं, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो या फिर आपका गेट का एग्जाम हो। तो आज की क्लास काफी हेल्पफुल होने वाली है, किस तरीके से आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने वाले हो। आज की इस क्लास के अंदर बेसिकली हम उसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग हाइड्रोजन एटम को पढ़ रहे थे और हमने हाइड्रोजन एटम में कोरस्पॉन्डिंग हर एक एवरेज वैल्यू को हमने वहां पर कैलकुलेट कर लिया था, चाहे वो आपका डेल्टा, चाहे वो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ आर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर हो। हमने वहां पर एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया था, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लिया था। उसके बाद हम लोगों ने विरियल थ्योरम को पढ़ा जो काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में रिलेट कर रहा हो। और उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम में कोरस्पॉन्डिंग आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को भी देखा था, जहां पर आप लोगों ने डेल्टा आर इंटू डेल्टा पी आर को कैलकुलेट किया था और आपने वहां पर देखा था कैसे आप लोग डेल्टा आर को कैलकुलेट करते हो, कैसे आप लोग डेल्टा पी आर को कैलकुलेट करते हो। तो इतनी बातें हम लोग हाइड्रोजन एटम के अंदर कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड या फिर उस चार्ट से रिलेटेड जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि आपको एक चार्ट को याद करना है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग उस चार्ट को अप्लाई करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पहले भी करा चुका हूं उस चार्ट से रिलेटेड। आज की क्लास के अंदर भी हम लोग देखने वाले हैं कैसे उस चार्ट का यूज़ हम लोग करने वाले हैं, कैसे हम लोग अपनी एवरेज वैल्यूज़ का यूज़ करने वाले हैं और हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं एग्जाम के अंदर जो आपसे 4-4 मार्क्स के पूछे गए हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड। तो हम लोगों ने पढ़ाई बहुत कर ली है हाइड्रोजन एटम की, हम लोगों ने 4-5 क्लास दिया हाइड्रोजन एटम को, हर एक कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझा। लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री की ब्यूटी ये है कि आप लोगों को पढ़ने के अंदर, समझने के अंदर आपको टाइम लगता है। आप लोगों को टाइम लगेगा, 4 आपको क्लास लग गई है, एवरेज आपको 4 क्लास लग गई है हाइड्रोजन एटम को समझने के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर आपको मैक्सिमम 4 लाइन्स लगेंगी। आपको बहुत कम टाइम आपका कंज्यूम होगा क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो क्वांटम केमिस्ट्री आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेगी और आपको मैक्सिमम स्कोरिंग भी करा सकती है। मैं बात करता हूं पूरे सिलेबस की, तो फिजिकल केमिस्ट्री को 14 यूनिट्स दी गई है सिलेबस के अंदर और आपके कुल मिलाकर 320 मार्क्स की केमिस्ट्री पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। टोटल आपका जो एग्जाम होता है वो 360 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर से पार्ट ए 40 मार्क्स का आपको एग्जाम के अंदर गिवन होता है, राइट, जिसके अंदर से आप लोग 30 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको एग्जाम के अंदर 320 मार्क्स की केमिस्ट्री पूछी गई है, जिसके अंदर से आपको 170 मार्क्स का ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब ये है कि आप लोग आधे सिलेबस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, बाकी आधे सिलेबस के ऊपर आप चाहो तो
कम फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको लाइन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी है कि जिस हाफ पोर्शन को आप लोग पढ़ रहे हो उसको इन डेप्थ इन डिटेल अच्छे से पढ़ना है, उसको ऐसे पढ़ना है कि आप लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस चैनल के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री की जो आपको 4 यूनिट दी गई है, अगर वो आपसे एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स की, 25 मार्क्स की या फिर 30 मार्क्स की पूछी गई, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट को लगभग 7.5 मार्क्स आपको दिए गए हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि आपके एग्जाम के अंदर कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है, कितने आपकी एवरेज मार्किंग होती है एक यूनिट की। आप लोग यहाँ पर इस आई आइकन को क्लिक कर सकते हो और आप लोग पहुँच सकते हो मेरी पहली वीडियो के ऊपर, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपकी यूनिट वाइज किस तरीके से मार्किंग दी गई है और क्वांटम केमिस्ट्री किस मार्क्स की आने वाली है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपकी एक यूनिट 7.5 मार्क्स के लगभग आती है एग्जाम के अंदर, और क्वांटम केमिस्ट्री के पास 4 यूनिट्स हैं, तो लगभग ये 25 से लेकर 30 मार्क्स तक ये आपकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, आप लोग अगर अच्छे से कोर्स को फॉलो करते हुए गए तो आपके सारे के सारे मार्क्स क्वांटम केमिस्ट्री के आएंगे। और जो आपकी कट ऑफ होती है CSIR नेट की, वो समथिंग अराउंड 120 मार्क्स के करीब जाती है। जनरल कैटेगरी को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आपकी कट ऑफ बता रहा हूँ 120 मार्क्स, इससे कम ही कट ऑफ गई है इस साल भी, तो मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ 120 मार्क्स की। तो जिस एग्जाम के अंदर आपकी कट ऑफ 120 मार्क्स हो और उस एग्जाम के अंदर आपको कोई एक चैप्टर 30 मार्क्स की स्कोरिंग करा सके, तो उस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है इसको आप समझिए। अब सवाल ये है कि उस एग्जाम को उस टॉपिक से ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री में समझने का तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आपने जो समझा है उसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कैसे करें। तो आज की इस क्लास को मैं पूरी क्लास के अंदर आपको सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चंस कराऊंगा, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की क्लास के अंदर लिए हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो नेट के एग्जाम के हो या फिर आपके गेट के एग्जाम के हो। मैंने कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है जिसके अंदर अच्छे कंसेप्ट्स लग रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट अच्छी है, आपको कैसे उस क्वेश्चन को समझना है पहले उसको आपको करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सीधा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं हाइड्रोजन एटम की, उनको मैं बता देता हूँ कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं इस कोर्स के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स को फॉलो नहीं किया तो मैं आपको एक शॉर्ट में रिविजन करा रहा हूँ कि क्या हम लोग अभी तक इस कोर्स के अंदर पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, ताकि हम लोग आज के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनकी भी क्वांटम केमिस्ट्री को लेकर अप्रोच थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए। तो हमने सबसे पहले एक चार्ट को पढ़ा था, आप यहाँ पर इस चार्ट को देख सकते हो। अगर ये चार्ट अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैं पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको इस चार्ट को दिखा रहा हूँ, आप इस चार्ट को पूरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने याद किया था कि जो आपके पास 4 मॉडल्स हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, जो आपके पोस्टुलेट में गिवन है, उन चारों मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग आपको किन किन चीज़ों को याद करना है। अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से याद कर लिया, तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपको ये चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं हुआ है, हमने चारों मॉडल्स लिखे हुए जो आपके क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर है, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन हो, वाइब्रेशनल मोशन हो, इलेक्ट्रॉनिकल मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन हो। इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर, आप लोग वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम बस रिवीजन कर रहे हैं कि क्या क्या हमने इस चार्ट के अंदर अच्छे से पढ़ा है। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि अगर आपका जो मोशन, हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि आपका जब माइक्रोस्कोपिक मैटर मोशन के अंदर हो तो हम उसके बिहेवियर को कैलकुलेट कर लें। बिहेवियर से मेरा मतलब है वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स क्या हो गई आपके पास, पोजीशन हो गई, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो हमारा मेन फोकस है कि हम लोग कैसे भी करके उन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल को कैलकुलेट कर लें। तो मोशंस जो होते हैं आपके वो 4 टाइप के होते हैं। अगर आपका मैटर माइक्रोस्कोपिक स्केल का होता है, आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिकल है और रोटेशनल मोशन है। इन सभी मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों को एक एक मॉडल गिवन है जो आपके पोस्टुलेट में गिवन है। ट्रांसलेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास मॉडल है वो पार्टिकल इनबॉक्स गिवन है। वाइब्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास मॉडल है वो आपको सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर गिवन है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटम गिवन है और आपके पास रोटेशनल मोशन के लिए रिजिड रोटर गिवन है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पोस्टुलेट के अंदर गिवन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आपकी लिमिट्स क्या है, आपके जो मॉडल है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइन है। तो हमने वहाँ
पर सबसे पहले हर एक मॉडल के लिए एक एक फंक्शन को याद किया था। हमने वहाँ पर पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए याद किया था कि जो आपका साई होता है वो √2/L sin n pi x/L होता है, और ये जो आपका x है ये 0 से L लेंथ के लिए आपका वेरी कर रहा है, यानी कि जो आपका बॉक्स है वो 0 से L लेंथ का है, जो आपका साई है वो आपका हो गया √2/L sin n pi x/L। तो ये आपको वेव फंक्शन एज इट इज याद होना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस कोर्स को अच्छे से फॉलो किया है तो अभी तक तो आपको ये वेव फंक्शन याद हो भी गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके लिए हम लोगों ने एक वेव फंक्शन को याद किया था जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए था। साई 0 = बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/4 e⁻⁻β x²/2। यहाँ पर जो आपका बीटा था ये बीटा आपका इक्वल्स टू था √m अपॉन में h कट के, यहाँ पर क्या है फोर्स कांस्टेंट है। तो ये आपने फंक्शन को याद किया था। इस फंक्शन के अंदर जो आपके पास वेरिएबल था x, ये आपका वेरी कर रहा था -∞ से ∞ तक। ये क्या क्यों आपका वेरी कर रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये चार्ट अभी तक समझ नहीं आया है किस तरीके से हमने इस चार्ट को बनाया था, वहाँ पर हमने इसको अच्छे से टाइम देकर समझा है। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मोशन को पढ़ा, जहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन एटम को पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोजन एटम में कोरस्पॉन्डिंग तो आप लोग ψ1s के फंक्शन को याद कर ही चुके हो। 1/√π a0 की पावर 3/2 इंटू में e⁻⁻r अपॉन में a0 जो है वो आपका बोर रेडियस है। 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी वैल्यू होती है, और वेरिएबल्स के अंदर ये आपका होता है 4πε0 h² अपॉन में me²। ये आपको सारा के सारा एज इट इज याद होना चाहिए। इस हाइड्रोजन एटम की कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों के पोलर कोऑर्डिनेट्स को लेते हो। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आपके पास r होता है, थीटा होता है, फाई होता है। r आपका वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनाइट, थीटा वेरी कर रहा है 0 से पाई, फाई वेरी कर रहा है 0 से 2π। उसके बाद आप लोगों ने देखा था वॉल्यूम एलिमेंट, फिर साथ साथ आप लोगों ने रिजिड रोटर को पढ़ा था। इसकी कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने साई को याद किया था 1/√2π e⁻⁻m⁵ आपने यहाँ पर इसको याद किया था। जो आपका फाई था वो 0 से 2π की तरफ आपका वेरी कर रहा था। और उसके बाद आप लोगों ने वॉल्यूम एलिमेंट को देखा था। पार्टिकल बॉक्स के लिए आपका dτ/dx था, आपका सिंपल हार्मोनिक के लिए भी आपका dτ/dx था, आपका इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए r² dr sin थीटा d थीटा और d फाई था, और आपका d डाउ रोटेशनल मोशन के लिए आपका क्या था d फाई था। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद कर चुके हो। और साथ ही साथ आप लोगों ने हर एक मोशन की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन को भी याद किया था, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बॉक्स के लिए आपका एनर्जी निकल कर आ रहा था n² h² अपॉन में 8 ml²। इसको हमने डिराइव भी किया था कैसे आपका निकल कर आया है। वाइब्रेशन मोशन के लिए आपका पास E जो था वो था n+1/2 h न्यू। म्यू आपके पास जो था वो आपका था 1/√2π √k/μ आपका जो है वो आपके पास फोर्स कांस्टेंट है। उसके बाद आपने कहा था कि ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जो आपके पास ग्राउंड लेवल होता है वो आपके पास n = 1 होता है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, n की वैल्यू का 1 रख दीजिए, E = 1² h² अपॉन में 8 ml²। फिर आपने कहा था कि वाइब्रेशन मोशन की कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास ग्राउंड स्टेट लेवल होता है उसके अंदर आपके पास n की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपके पास हो जाएगी 0 + 1/2 का ब्रैकेट इंटू में h यानी कि 1/1/2 h न्यू आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपके पास आ जाएगी। सेम आपने कहा था कि हाइड्रोजन एटम में कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी था वो आपके पास था बराबर टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चीज़ को भी हम लोग अच्छे से याद कर चुके हैं। उसके बाद आपने कहा था कि जो आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपके पास n = 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या था, m = 0 के ऊपर था, और एनर्जी आपकी क्या थी ग्राउंड स्टेट की 0 थी। तो रोटेशनल मोशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास मॉडल है रिजिड रोटर, ये इकलौता ऐसा मॉडल है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी 0 होती है, वरना हर एक स्टेट के अंदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी कोई ना कोई वैल्यू को दे रहा था। लेकिन जो आपकी यहाँ पर रिजिड रोटर है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के अंदर जो आपकी एनर्जी है वो 0 होती है। इसकी बात करेंगे जब हम लोग रिजिड रोटर को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग हाइड्रोजन एटम को अच्छे से कवर कर चुके हैं, यानी कि इतना पोर्शन चार्ट का हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। और हाइड्रोजन एटम के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग एवरेज वैल्यू ऑफ आर को कैलकुलेट कर चुके हो, एवरेज वैल्यू ऑफ r² को कैलकुलेट कर चुके हो, एवरेज वैल्यू ऑफ pr को कैलकुलेट कर चुके हो, एवरेज वैल्यू ऑफ pr² को भी कैलकुलेट कर चुके हो। और साथ साथ हम लोगों ने पार्टिकल इन बॉक्स को भी थोड़ा सा देख लिया था, और उसकी भी एवरेज वैल्यू ऑफ x हमने कैलकुलेट कर ली थी, एवरेज वैल्यू ऑफ x² हमने कैलकुलेट कर ली थी, एवरेज वैल्यू ऑफ px कैलकुलेट कर ली थी, और एवरेज वैल्यू ऑफ px² कैलकुलेट कर ली थी। ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ रही थी ऑपरेटर अलजेब्रा की, हम लोगों को जरूरत पड़ रही थी एवरेज वैल्यू कंसेप्ट की, हम लोगों को जरूरत पड़ रही थी वेव फंक्शन आपका क्या होता है उसके कंसेप्ट की। तो उन सभी कंसेप्ट को यूज करके हमने इन एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट किया है। हम इसे एज इट इज याद नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट करने के बाद हम इनकी वैल्यूज को डायरेक्टली याद कर रहे हैं। अगर आप इनकी वैल्यू को भूल भी गए हो तब भी आप लोग इसको एग्जाम के अंदर विद इन 3 to 4 मिनट्स
आप इसको दोबारा से कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि नेट के एग्जाम के अंदर वो आपसे डायरेक्ट आपको जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं इन्हीं फंक्शंस को देता है और इन्हीं फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वो आपसे वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेबल को पूछता है। तो जो आपके सामने आपके यहाँ पर लिखी हुई है इनको आप एज इट इज़ याद भी कर सकते हो। तो हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल को भी देखा था, डेल्टा आर इंटू डेल्टा पी आर को देखा था, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स जो कि आपका बॉक्स के लिए था, इसको भी आप लोग देख चुके हो। डेल्टा आर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने देख लिया, डेल्टा पी आर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपने देख लिया, और साथ साथ आप लोगों ने व्हीरल थ्योरम को भी देख लिया था, जहां पर आपका एनर्जी का रिलेशंस आपने देखा था कि आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। उसके बाद आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू को भी निकाल दिया था और आपने पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू को भी निकाल दिया था। तो ये पेज आप लोगों ने याद किया था हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग। बाकी जो आपने चार्ट याद किया हुआ है उस चार्ट की जरूरत तो आपको पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाली है। तो अगर आपको पिछली 2 स्लाइड जो मैंने आपको दी है, चाहे वो आपका चार्ट हो या फिर आपकी ये स्लाइड्स हो जो आप जहाँ पर आपने हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग जो आपने वैल्यूज लिखी हुई है, अगर ये आपको याद है तो आप आज सारे के सारे क्वेश्चंस ईजी तरीके से समझ जाओगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे नेट के अंदर पूछे गए हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये गेट 2007 का क्वेश्चन है। गेट 2007 के अंदर जो आपके पास एक क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया गया है उस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि हम लोग क्या समझे उस क्वेश्चन से, और फिर जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सिंपल सा फंडा है, इसी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, Consider a particle of mass m moving in one-dimensional box under potential v equal to 0 for 0 to a आपका लेंथ दिया हुआ है बॉक्स का, एंड v equal to infinite outside द बॉक्स। तो ये जो बेसिकली पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपको डिफाइन किया हुआ है आपको पार्टिकल इन वंडी बॉक्स। इस तरीके से पार्टिकल वंडी बॉक्स डिफाइन होता है कि जो आपका बॉक्स है ये आपको उसके अंदर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अंदर की तरफ 0 होती है, बाहर की तरफ इन्फाइनाइट होती है। और मैं आपको बता भी चुका हूँ एक बार कि जो आपका बॉक्स होता है उसके अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बॉक्स के अंदर 0 ही लेते हो, और जितनी भी आपकी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एज ए काइनेटिक एनर्जी ही स्टोर होती है। तो जो उसने पहली स्टेटमेंट दी है ये बेसिकली उसने बॉक्स को डिफाइन किया है कि जो आपका बॉक्स है वो 0 से a लेंथ का है, आपका 1D बॉक्स का यहाँ पर है, अंदर की तरफ का आपका पोटेंशियल है वो क्या है 0 है। इसका मतलब आपके सिस्टम के अंदर कोई भी परटर्बेशन नहीं है, स्टैंडर्ड सिस्टम दिया हुआ है, आइडियल सिस्टम दिया हुआ है जो आप लोगों ने पढ़ा है बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग चार्ट के अंदर, उसको आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये क्वेश्चंस के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो ताकि आप लोगों के पास भी क्वेश्चंस हो जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग पहले खुद प्रैक्टिस करके देखिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो, आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं हो रहा है तब आप वीडियो को प्ले कीजिए और समझिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कैसे मैं इन क्वेश्चन को करूँ तो एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा देख लीजिए कि किस तरीके से आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हो। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं क्वांटम केमिस्ट्री रिलेटेड। अब जो उसने काम की बात यहां पर की है, व्हेन द पार्टिकल इज इन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट द एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज। अब आपको ये तो पता है कि जो आपका लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है पार्टिकल वंडी बॉक्स के लिए उसके अंदर एन की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है। आपका जो मोमेंटम की एवरेज वैल्यू होती है बॉक्स के अंदर वो आपकी क्या होती है, आपने कैलकुलेट भी किया था और ये आपने वहाँ पर देखा था कि जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है वो आपकी 0 निकल कर आती है। अभी आपकी हर एक स्टेट के लिए चाहे आपने वहाँ पर n = 1 को लेकर जो आपके पास फंक्शन था साई = √2/L sin n pi x/L, यहाँ पर लोअर स्टेट का मतलब है कि जो आपकी n की वैल्यू क्या दी गई है 1 दी गई है, लेकिन उससे भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि आपकी एवरेज वैल्यू क्या होती है मोमेंटम की 1D बॉक्स के लिए, आपको तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद है कि वो आपकी 0 होती है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन पहला ही आपको गिवन है कि जो आपकी एवरेज है वो क्या वैल्यू है 0 आपकी वैल्यू है। तो अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो विद इन 5 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 5 सेकंड में बता सकते हो कि आपकी एवरेज वैल्यू जो है मोमेंटम की वो 0 होगी। ये खूबसूरती है क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चंस की कि क्वांटम केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो आपके ज़्यादा टाइम को कंज्यूम नहीं करेंगे, साथ साथ आपकी स्कोरिंग ज़रूर अच्छा कर देंगे, बशर्ते आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हो, क्वांटम केमिस्ट्री को आपने अच्छे से समझाओ। गेट 2007 के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 5 सेकंड भी आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए नहीं लगे। इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूइंग में आपको एक क्वेश्चन और दिया गया था, आपसे पूछा गया था कि द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम px
ऑफ द पार्टिकल इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज। इसी क्वेश्चन के साथ ही कंटिन्यूटी में दिया गया था गेट 2007 के अंदर। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ऊपर वाला किसमें था 4 मार्क्स का था। 4 मार्क्स तो आप लोग स्कोर कर चुके हो बड़े इजीली। अब बात करते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे करना है। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है डेल्टा पी एक्स। डेल्टा पी एक्स आपको कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स के स्क्वायर के आपको माइनस करना है एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका रूट आपको कर देना है। तो आपको इनकी वैल्यूज पता है कि क्या आपकी इसकी वैल्यूज होती है पी एक्स स्क्वायर की। 1D बॉक्स के लिए भी आपको वैल्यू पता है पी एक्स की, तो पी एक्स तो आपका एज इट इज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ पी एक्स स्क्वायर की, तो इसकी आपने डायरेक्ट वैल्यूज को याद भी किया हुआ था। आप पीछे इस चीज को देख सकते हो कैसे आप लोगों ने यहाँ पर बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग आपने एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स याद किया था, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर याद किया था, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स याद किया था, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर याद किया था। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स आपके पास क्या है, 0 है, और एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स आपके पास क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। क्या आप वैल्यू को पुट करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है, रूट करना है, माइनस का यहाँ पर 0 है। इसको क्या लिख दोगे आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हो कि आप डायरेक्ट लिख दोगे एन एच अपॉन में 2l। मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने इसका रूट ले लिया। उसके बाद सिस्टम के अंदर जो आपके पास बॉक्स की लेंथ है वो 0 से a डिफाइन की हुई है। हम लोग 0 से l को कोरस्पॉन्डिंग ले रहे थे, तो यहाँ पर l को सिर्फ a कहा गया है, कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उसके बाद बात कर रहा है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट का, यानी कि n की वैल्यू भी क्या दी है उसने, 1 गिवन है। तो यहाँ पर लिख सकते हो n को आप 1 कर दीजिए, l को आप a के बराबर पुट कर दीजिए। 1 इंटू में h अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, 2l आपके पास ये आ जाएगा। और आपके पास जो सिंपल सा आंसर है वो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, h अपॉन में 2a। l की जगह आपको क्या करना है, 2 को यहाँ पर पुट करना है। तो डेल्टा पी एक्स आपके पास h अपॉन में 2a निकल कर आ गया। तो 6 मार्क्स आपके गेट के एग्जाम के अंदर बड़े इजीली स्कोर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आए तो। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी तक चल रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछता है, आपसे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कराता है, आपसे एवरेज वैल्यू डायरेक्टली पूछता है। कुछ स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी आज की क्लास के अंदर लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है CSIR दिसंबर 2014 का। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m confined in the box of length l, assume delta x is equal to डेल्टा एक्स इजकल टू एल। तो बेसिकली ये भी आपको कंडीशन दी गई है पार्टिकल बंडी बॉक्स में। जनरली जब भी वो आपसे क्वेश्चन को पूछता है तो पहले वो डिफाइन करता है कि आपका सिस्टम कैसे कैसे वेरी कर रहा है। तो इस लाइन से आपको डरना नहीं है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा किसी वेव फंक्शन रिलेटेड, तो पहले वो आपको उसको डिफाइन करेगा कि कैसा आपका सिस्टम है, किससे आपको वेरी कर रहा है, ताकि आप लोग आराम से उसको यूज कर सको। और नेट के अंदर वो आपको बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन ही आपको देगा जो आप लोग पढ़कर जाओगे एग्जाम के अंदर। अज्यूम फर्दर दैट डेल्टा पी मिनिमम इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। आप इसको करेक्शन कर लीजिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर जो आपका आएगा पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू का रूट आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पर आपका यहाँ पर अंडर रूट 1/2 नहीं लिखा हुआ, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पर 1/2 आएगा। यूज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द वैल्यू विल बी। आपको यहाँ पर कोई सिस्टम दिया गया है पार्टिकल बंडी बॉक्स का, और आपको एक कंडीशन दी गई है। उसने आपको कहा है कि जो आपका डेल्टा पी मिनिमम है ये आपका बराबर है एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर के अंडर रूट के 1/2 उसकी पावर आप उसको बोल सकते हो। तो ये आपको कंडीशन दी गई है, आपको एक कंडीशन दी गई है। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपकी एनर्जी क्या होगी पूरे सिस्टम की, आपकी एनर्जी क्या होगी बॉक्स की। तो ये आपसे वो पूछा गया है। उसने कहा है कि आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी यूज करना है, उसको यूज करके ही आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर क्या पूछा गया, आपसे टोटल एनर्जी पूछी गई है। लेकिन आपको पता क्या है, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता है, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम पता है, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पता है। तो ये सब चीजें आपको पता है, तो आप वहां से एनर्जी तक कैसे पहुंचोगे। आपको पता है कि जो आपके पास एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। और बॉक्स के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब सारी की सारी जो आपकी एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही स्टोर होती है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लो तो आप टोटल एनर्जी को ही कैलकुलेट कर रहे हो। और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो आपके पास है, क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m, जो फॉर्मूला आप लोग क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हो। पी स्क्वायर मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बाय 2m। और एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर को निकालने का उसने तरीका आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, किस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में इसको क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन है। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, आप यहाँ से बोल सकते हो कि एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर आपके पास क्या हो गई, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो डेल्टा पी मिनिमम
का स्क्वायर के बराबर आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा पी स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद उसने कहा है कि आपको हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल को यूज करना है। तो हाइसेनबर्ग क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि जो आपका डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स होता है वो से कोरस्पॉन्डिंग वो या तो ग्रेटर देन होगा या तो आपका इक्वल होगा किसके, एच कट अपॉन में 2 के। इस चीज को आप लोग पढ़ चुके हो, ये आपसे वो कह रहा है। उसके बाद अगर आप क्या कह रहा है कि वो आपने डेल्टा पी को क्या डिफाइन कर दिया, डेल्टा पी मिनिमम डिफाइन कर दिया, डेल्टा पी मिनिमम डिफाइन कर दिया। अगर आपका डेल्टा पी मिनिमम है तो ये ग्रेटर की जगह क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू लगेगा। अब मान के चीजें कि ये आपके पास क्या है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो यहाँ पर भी ये मिनिमम वैल्यू देगा इस साइड भी, और यहाँ की मिनिमम वैल्यू क्या है, एच कट बाय 2 है, या तो उससे बड़ा होगा या तो वो एच कट बाय 2 के बराबर होगा। तो आप जैसे यहाँ पर मिनिमम लगाओगे तो इसको बोल सकते हो इक्वल टू क्या, एच कट बाय 2। इसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो डेल्टा पी मिनिमम है वो क्या है, आपका एच कट बाय 2 इंटू में डेल्टा एक्स है। अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको डेल्टा एक्स भी दिया हुआ है। बेसिकली उसने क्वेश्चन के अंदर ही आपको एनर्जी की वैल्यू दी गई है, आपको बस थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m होता है, पी स्क्वायर भी उसने आपको दिया हुआ है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपको यूज करना है और उसने वहां पर आपको डेल्टा एक्स की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा एक्स भी आपको उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन में 2l, ये आपके पास निकल कर आ गया डेल्टा पी मिनिमम। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर है वो क्या होता है, डेल्टा पी मिनिमम के स्क्वायर के बराबर है। ऐसा आपको अज्यूम करना है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो क्या, यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो आपकी एनर्जी है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, पी स्क्वायर बाय 2m के बराबर है। इसको बोल सकते हो एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर के बराबर बाय 2m है। एवरेज वैल्यू किसके बराबर है, आपकी डेल्टा पी मिनिमम के स्क्वायर अपॉन में आपके 2m के बराबर है। और डेल्टा पी मिनिमम किसके बराबर निकल कर आया, एच कट अपॉन में 2 है, तो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगी, एच कट का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, एल का स्क्वायर इंटू में क्या, 2 इंटू में m, 2 इंटू में क्या m, ये आपका हो गया एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml का स्क्वायर। ऑप्शन को चेक कर लीजिए कहाँ पर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। ए ऑप्शन आपका ये रहा, एच कट इंटू में एच कट डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली उसने सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर ही दी गई है। आपको क्वेश्चन को जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बाय 2m। क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ से बोल सकते हो कि पी स्क्वायर यहाँ पे 1/2 भी था, तो आपका पी स्क्वायर बराबर हो गया डेल्टा पी मिनिमम बाय पी मिनिमम के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के बराबर हो गया। डेल्टा पी मिनिमम का क्या बोल सकते हो, एच कट अपॉन में ए, एच कट अपॉन में एच कट अपॉन में 2l, ये आपके पास निकला था एच कट अपॉन में 2l का स्क्वायर, ये आपके पास डेल्टा पी मिनिमम का स्क्वायर था। ये आपने कहाँ से निकाला, हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल से निकाला, इनटू में डिवाइडेड बाय 2m तो है ही, तो ये आपका बराबर निकल कर आ गया एच कट अपॉन में 8 ml स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को और लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी मिनिमम इक्वल टू क्या, एच कट अपॉन में ए, डेल्टा पी मिनिमम क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया एच कट अपॉन में ए इंटू में एल। तो बेसिकली आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखी और आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हो गया। 4 मार्क्स का पूछा गया था CSIR 2014 के अंदर। तो क्वेश्चंस कितने इजी आ रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री, इस बात को समझिए, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो। वरना तो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है, मैं ऐसे कर ही नहीं सकता, पता नहीं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो डरना नहीं है क्वांटम केमिस्ट्री से, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखते हुए चलिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल इज सेम फॉर। CSIR दिसंबर 2013 का ये क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल इज सेम फॉर। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो आपका 2s ऑर्बिटल है और जो 2p ऑर्बिटल है, इसकी बात आप कहाँ करते हो, हाइड्रोजन एटम के अंदर कर सकते हो या फिर एटम्स के अंदर कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या मॉडल पढ़ा है, उसके लिए आपने पढ़ा है हाइड्रोजन एटम के मॉडल को। हाइड्रोजन एटम के मॉडल के अंदर आप लोगों ने एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या देखा था, क्योंकि आपसे क्या पूछी गई, एनर्जी पूछी गई है। तो ई आपके पास क्या हो गया, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो ये चीज़ आपको दी गई है, उसने आपको यहाँ पर ये चीज़ कह दी गई है। आपसे कह रहा है कि आपका 2s का और 2p का 2p ऑर्बिटल की आपकी जो एनर्जी है वो आपके पास क्या निकल कर आ जाए, सेम निकल कर आ जाए। तो ये चीज़ हमने थ्योरी के अंदर भी देखा था कि अगर आपके पास कोई सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उस केस के अंदर आपकी जो एनर्जी है वो सिर्फ n वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, सिंगली ऑक्यूपाइड स्पीसीज के लिए है। और सिंगली ऑक्यूपाइड स्पीसीज के अंदर जो आपकी एनर्जी वैल्यू है,
एनर्जी वैल्यू है वो सिर्फ एन के ऊपर ही डिपेंड करती है। एंड जेड जो है वो किसी भी एटम के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई भी एटम है तो उसकी जेड वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप 2s ऑर्बिटल को लो चाहे आप 2p ऑर्बिटल को लो, तो आपकी जेड वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपसे कह रहा है कि आपका 2s का और 2p की एनर्जी क्या रहा है, सेम रहे, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास स्पीसीज कैसी होगी, सिंगली ऑक्यूपाइड स्पीसीज होगी। तो चेक कर लो ऑप्शन के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज जो है आपके पास सिंगली ऑक्यूपाइड है। क्या लिथियम सिंगली ऑक्यूपाइड है, नहीं, तो ये तो गलत है। ये तो क्या है, ये वाला ऑप्शन तो आपके पास गलत है। क्या लिथियम 2+ सिंगली ऑक्यूपाइड है, हाँ, लिथियम का एटम नंबर 3 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए तो कितने बचे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। CSIR दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है ये। अगर आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग देखते ही बता दोगे कि 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की आपकी एनर्जी तभी सेम होगी जब आप लोग En का फॉर्मूला लगा पाओगे, -13.6 Z²/n² को। ये आप तब लगाते हो जब आपके पास स्पीसीज कैसी होती है, सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन आपके पास स्पीसीज होती है। इसका जिक्र हम लोगों ने क्लास के अंदर एज इट इज किया हुआ है, तो आप लोग देखते ही इसके आंसर को आराम से बता पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, two bound stationary states 1 and 2 of a 1 electron atom with E2 greater than E1. E is the total energy. Obeys the following statement about their kinetic energy and potential energy. सबसे पहले जो आपको गिवन है आप उसको लिख लीजिए, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। तो आपको दो स्टेशनरी स्टेट गिवन है, 1 और 2 आपको दो स्टेशनरी स्टेट गिवन है। तो आपने क्या लिख दिया, आपने दो स्टेट को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है। उसके बाद उसने कहा है कि जो एनर्जी 2 है वो क्या है, बड़ी है, जो एनर्जी 1 है वो क्या है, छोटी है। तो आपके पास इसको मान लीजिए E2 है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये आपके पास क्या है, E1 है, और आपको गिवन है कि जो आपका E2 है वो ग्रेटर देन क्या है, E1 है। ये चीज़ें आपको गिवन है। उसके बाद उसने पूछा है, ओबेज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जहाँ भी आपके पास रिलेशन निकल कर आएगा काइनेटिक एनर्जी का या फिर पोटेंशियल एनर्जी का, तो वहाँ पर आप किसको यूज़ करते हो, वहाँ पर आप यूज़ करते हो वेरियल थ्योरम का। और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पर मॉडल यूज़ कर रहे हो वो कर रहे हो हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम के लिए और SHO के लिए आप लोग वेरियल थ्योरम को यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग समझ जाओगे सीधा कि मुझे क्या यूज़ करना है, वेरियल थ्योरम को यूज़ करना है। क्या वेरियल थ्योरम आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो हाइड्रोजन एटम केस है, तो हाँ आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, कैसे आप उसको अप्लाई करोगे, तो आपको ये पता है कि जो आपकी एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए वो क्या होती है आपके पास, -13.6 Z²/n² होती है। तो E1 भी क्या हो जाएगी, -13.6 Z²/n² के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या है, 1 है, तो n² क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी लेवल क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो मैं यहाँ पर इसको 4 लिख रहा हूँ। Z मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर एटम नहीं दिया हुआ, हाइड्रोजन एटम है, क्या है आपका हीलियम एटम है या लिथियम एटम आपको नहीं दिया गया, तो आप Z को Z ही रहने दो, वो जो इसके लिए है वो Z आपका सेम इसके लिए ही है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी E2 की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, कितनी है, -13.6 डिवाइडेड बाय 4। जो आपकी E1 की एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यहाँ पे T से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है T2 जो है, जो आपकी T1 है, इनमें से आपकी कौन सी बड़ी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो वेरियल थ्योरम से आपको डायरेक्टली पता है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको यहाँ पर T से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो आपका बराबर होता है माइनस के E टोटल के। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, 2E के। ये आपको डायरेक्टली पता ही है। तो आप लोग T2 को निकालिए, T2 क्या हो जाएगा, माइनस का E2, T1 क्या हो जाएगा, माइनस का E1, E2 कितना है, माइनस लगा दो आगे तो क्या हो जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का Z²। E1 कितना, T1 कितना हो जाएगा, माइनस का E1 क्या, 13.6 का Z²। अब इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है देख लीजिए आप। यहाँ पर प्लस की वैल्यू किसकी है, वैल्यू प्लस की है, वैल्यू किसकी है, प्लस की है। तो 13.6 आपका बड़ा होता है, 13.6 आपका बड़ा होता है 13.6 डिवाइडेड बाय 4 से। तो जाहिर सी बात आपका T1 क्या हो गया, बड़ा हो गया T2 से। तो देख लीजिए किस ऑप्शन के अंदर आपको T1 बड़ा दिया गया है। आपको उस ऑप्शन की आप खूबसूरती देखिए कि सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आपको T1 बड़ा दिया गया है। तो अगर आप लोग सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी को ही देख लोगे तब भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को देखना चाहो तो वो आपका सिंपली क्या होता है, 2E के बराबर होता है। तो V1 क्या हो जाएगा, 2E1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 13.6 Z², कितना निकल कर आ जाएगा, 27.2 Z² माइनस का। V2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में E2 कितना हो गया, 2 इंटू में माइनस का 13.6 Z² डिवाइडेड बाय क्या, 4। ये कितना निकल कर आ जाएगा, लगभग ये इसका आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये समथिंग अराउंड 6.8
जेड स्क्वायर। कौन सा बड़ा है इनमें से? 6.8 जेड स्क्वायर बड़ा, यानी कि V2 बड़ा है V1 से, V2 बड़ा है V1 से। क्या उस ऑप्शन के अंदर V2 भी बड़ा दिया हुआ है? V2 भी बड़ा दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि आपको किस चीज़ को अप्लाई करना है, किस चीज़ को अप्लाई नहीं करना है। हाइड्रोजन एटम और SHO अगर आपको गिवन है, आपसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दे रखा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपका वेरियल थ्योरम लगेगा। और वेरियल थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट और गेट के अंदर, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करता है। तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग काइनेटिक एनर्जी को निकालोगे, किस तरीके से आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को निकालोगे। CSIR 2016 दिसंबर का रिसेंट ही क्वेश्चन आया हुआ है, 3-4 साल पहले का ही ये क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, अभी तक क्वेश्चन नेट के अंदर नहीं आया हुआ, ना गेट के अंदर आया हुआ, लेकिन मैंने फिर भी इस क्वेश्चन को लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है? वेरियल थ्योरम आर एप्लीकेबल टू एटम एंड मोलिक्यूल बोथ। जी हाँ, दोनों के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग एटम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग मोलिक्यूल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपके पास सिंगली ऑक्यूपाइड सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो एटम हो या फिर वो मोलिक्यूल हो। अगर आपके पास H2 पॉजिटिव रहा तो उस केस के अंदर भी आप लोग वेरियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, वेरियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। और ये क्या होता है? ये आपके पास मोलिक्यूल होता है और एटम्स के ऊपर तो आप लोग इसे अप्लाई करते हुए आए हो। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो गई? पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियल थ्योरम एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। ये हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। हो कब सकती है? जब आपके पास सिस्टम SHO डिफाइन हो। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है तो वहां पर तो आपको पता है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस का 1/2 पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वहां पर उसके इसके अंदर बराबर नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। पढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन SHO द एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय काइनेटिक एनर्जी इज 0.75 hν। तो अगर आप लोगों ने चार्ट को अच्छे से याद किया होगा, हालांकि हमने अभी तक SHO नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोग चार्ट को याद कर चुके हैं। और चार्ट के अंदर SHO के अंदर आपको दिया हुआ है कि जो आपका एनर्जी है nth लेवल के लिए वो क्या होती है? n+1/2 इंटू में hν आपकी होती है। और आपको पता है SHO के लिए आप लोग वेरियल थ्योरम लगा सकते हो, जहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है। ये आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का क्या गिवन है? यहाँ पर आपको गिवन है फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1, क्योंकि SHO के अंदर n = 0 ग्राउंड स्टेट होती है, n = 1 क्या होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो E1 क्या हो जाएगी आपके पास? 3/2 hν निकल कर आ जाएगी, यानी कितनी? 1.5 hν निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आप कह रहे हो कि जो आपके पास एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है, यानी कि जो आपकी E होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। लेकिन वेरियल थ्योरम से आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो V + V = 2V हो सकता है। आप इसको भी काइनेटिक एनर्जी बराबर सकते हो, आप यहाँ से बोल सकते हो KE + KE = क्या होगा आपके पास? ये हो गया 2V के बराबर, ये हो गया 2KE के बराबर। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो E/2 के बराबर है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी किसके बराबर है? E/2 के बराबर है। यानी कि SHO के अंदर जो आपके पास टोटल एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी। तो अगर आपके पास टोटल एनर्जी 1.5 hν है तो इसके अंदर से 0.75 hν किसकी है? पोटेंशियल की है, और 0.75 ν किसकी है? काइनेटिक की है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है SHO के लिए, तो ये आपकी किसकी हो गई? काइनेटिक के लिए हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई? सही हो गई, क्योंकि एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय काइनेटिक एनर्जी इज 0.75 hν, जो कि आपका 1.5 hν के हाफ था। 1.5 hν आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थी, जो आप लोगों ने एनर्जी के जनरल एक्सप्रेशन को निकाला था, और आप लोगों ने फिर हल्की सी वेरियल थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और आपकी क्या स्टेटमेंट सही है? 1 और 3 आपकी सही है, तो 1 और 3 का ऑप्शन आपके पास ये रहा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है CSIR नेट 2012 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द एनर्जी, सबसे पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर जो आपके पास सी ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है 1/4 Hω और पोटेंशियल लिखा हुआ है 1/2 ω। जो आपके पास ये 1/2 नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है? 1/4 ω ही है। यहाँ पर भी क्या है? 1/4 है, यहाँ पर भी क्या है? 1/4 है। तो इस चीज़ को भी आप लोग हल्का सा नीचे करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले जो आपके पास यहाँ पर है ये क्या है? 1/4 है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है? द एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 1/2 Hω। अकॉर्डिंग टू वेरियल थ्योरम द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो ये तो आपने अभी भी पढ़ा है कि वेरियल थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? E/2। वेरियल थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? E/2। ये आपने अभी भी पढ़ा है। तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी? 1/4 Hω
ये कितनी हो जाएगी 1/4h ओमेगा, और जिस ऑप्शन को हमने अभी भी करेक्ट किया है वो आपका क्या हो गया, सही हो गया। करेक्ट इसीलिए क्या है क्योंकि वो सही ऑप्शन था, अगर सही ऑप्शन नहीं होता तो मैं उसको करेक्ट भी नहीं कराता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है CSIR नेट दिसंबर 2011 का, और देखकर आपको लग रहा है कि ये भी किसका है, वीरियल थ्योरम का ही है। तो वीरियल थ्योरम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आपको इस रिलेटेड एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। फॉर द आइगन स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय। तो आपको तो पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी बराबर होती है -1 इसके बराबर होती है। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई, माइनस के पोटेंशियल एनर्जी से बराबर हो गई 2 इंटू में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। बी ऑप्शन आपका ये सही हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस आप लोगों ने हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा हो। अगर आपने इस कोर्स को, क्वांटम केमिस्ट्री कोर्स को अच्छे से लास्ट तक फॉलो किया तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो। ये मैं आपसे लिख कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिए, आप लोग प्रीवियस ये सारे क्वेश्चन कर देखिए, आप लोग सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कर पाओगे। और सारे क्वेश्चन सिर्फ नोट्स के अंदर से ही है, अभी तक कुछ भी नोट से बाहर नहीं पूछा गया, कुछ भी अलग नहीं पूछा गया, और एक एक दो लाइन के अंदर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ये क्वेश्चन नहीं है। तो 30 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर विद इन 15 मिनट्स, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन आएंगे। मान के चलो कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3 मिनट 4 मिनट लग रहे हैं, तब भी आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कुल 6-7 क्वेश्चन आए क्वांटम केमिस्ट्री के, 2-2 मार्क्स के भी इंक्लूड कर रहा हूँ, 5 मार्क्स के भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपने ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स लगाए, जो कि आपके लगने भी नहीं वाले। अगर आपने इस कोर्स को पूरा फॉलो किया तो आपके 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो आपके आराम से क्वेश्चन सारे के सारे ईजिली हो जाएंगे। दिसंबर 2011 का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, विद इन 1 सेकेंड स्टेटमेंट को देखते ही आप इसको टिक लगा सकते हो कि ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। CSIR नेट 2012 के अंदर, 11 के अंदर भी वीरियल थ्योरम आया, 12 के अंदर वीरियल थ्योरम आया, 16 का भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, 13 का मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, गेट का भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया। तो देखिए हर एक पेपर के अंदर लगभग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वीरियल थ्योरम का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस आर इन द 1s स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम का, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू आपने याद की हुई है। क्या होती है आपके पास, R 3/2a0 इक्वल टू क्या 1.5a0। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बी आपको टिक करना है। CSIR नेट 2012 के अंदर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स कम नहीं होते एग्जाम के अंदर, 1.5a0 इसका डायरेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम 2+ इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली। आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है ग्राउंड स्टेट के अंदर हीलियम प्लस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो देखते ही पता लग रहा है कि भाई वीरियल थ्योरम तो यहाँ पर भी आएगी, वीरियल थ्योरम तो यहाँ पर भी आएगी। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपको पता है कि जो आपकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, -13.6 Z²/n² होती है। हीलियम एटम है तो Z की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, Z की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। Z की वैल्यू को 2 पुट कर लीजिए, तो ये आपके पास हो गया 13.6 इंटू में 4। या इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास किसकी एनर्जी हो गई, ये आपके पास हो गई टोटल एनर्जी। आपसे पूछी गई है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आप लोगों ने वीरियल थ्योरम में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है। आपको पता है कि जो आपकी V होती है, जो आपकी K होती है वो क्या होती है, -12 होती है। जो आपकी V होती है वो क्या होती है, 2E के बराबर होती है। जो आपकी K होती है वो क्या होती है, -E के बराबर होती है। तो जो आपके पास ये निकल कर आएगा, इसको आप और डबल कर दीजिए, आपके आंसर निकल कर आ जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो 13.6 इंटू में 4 इंटू में 2 अगर आप लोग करोगे तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा आपके पास ऑप्शन सही है। CSIR नेट 2016 का एक क्वेश्चन है। 13 का देख लिया, 11 का देख लिया, 12 का देख लिया, 16 का भी देख लो। कोई क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ Z के और N की वैल्यू को पुट करना है। ग्राउंड स्टेट में N1 होता है, Z की वैल्यू 2 हीलियम के लिए होती है। सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, वीरियल थ्योरम का अप्लाई करना है, पोटेंशियल एनर्जी आप लोग डायरेक्टली आराम से कैलकुलेट कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना SHO को स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे ले लिए, सारे के सारे बहुत ईजी हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट को समझा है तो आप लोग सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। The ground state energy of hydrogen atom is -13.598 electron volt. The expectation value of kinetic energy and potential energy in the unit of electron volt. एक बार फिर से वीरियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करनी है।
काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, आपको टोटल दे रखी है और आपसे क्या पूछा गया है कि काइनेटिक कितनी है, पोटेंशियल कितनी है, सिर्फ आपको यही तो यूज़ करना है। एटम भी दे रखा है, हाइड्रोजन एटम, तो आपको पता है पोटेंशियल तो 2E होती है, काइनेटिक तो क्या होती है माइनस का E होती है। तो सिर्फ आपको इनकी वैल्यू को पुट करना है, एक के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक के अंदर तो सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और ऑप्शंस देखिए कितने खूबसूरती के साथ आपको दिए गए हैं। आपको पता है कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, -E के बराबर होती है। तो अगर ये आपकी 13.598 है तो ट्रांसलेशन कितनी होगी, प्लस का 13.598 होगी। सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आपको ये गिवन है, तो आपको पोटेंशियल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। वीरियर थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई करो, डायरेक्ट आपके आंसर निकल जाएंगे। लेकिन बशर्ते आप लोगों को वीरियर थ्योरम आती हो, बशर्ते आप लोगों को एनर्जी निकालनी आती हो, बशर्ते आपको पता हो ग्राउंड स्टेट क्या है, बशर्ते आपको पता है कब कब आप उसे यूज़ कर सकते हो, बशर्ते आपको हाइड्रोजन एटम की सारी एवरेज वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी आती हो, बशर्ते आपको हाइड्रोजन एटम के लिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आता हो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड। तो अब आप एग्जाम के अंदर ढूंढिएगा कि कहाँ आपका क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, ताकि आप उसे 2 मिनट के अंदर कर लो। ये क्वेश्चन भी किसका है, CSIR नेट का ही है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, CSIR नेट का ही आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए, आपको हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते करते साथ में जो आपके साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे अपने SHO मॉडल को। हाइड्रोजन एटम अब कंप्लीट हो गया है, इतना ही आपको याद करना है, बेसिकली सिर्फ एक पेज याद करना है। तो हाइड्रोजन एटम अब खत्म हो गया है, SHO को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।